सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्रीव्यू इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी और सेल बाउंड्रीज एंड सेल वॉल के बारे में। आज का वीडियो होगा न्यूक्लियस पे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस है जो ये हमारा सेल है, ठीक है। इसके बाद हमारा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर वाला एरिया है, जो भी ये है सारा जो भी फ्लूइड मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम इसको याद कर सकते हैं, पी मतलब पूरा कवर हो रहा है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है ये दिया था J.E. पुरकिंजी ने। और एक और साइंटिस्ट थे न्यूक्लियोप्लाज्म से रिलेटेड थे, जो मतलब प्रोटोप्लाज्म से, उन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मतलब कि जो ये पूरा का पूरा है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर 80 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। और जो ये चीज थी कि 80 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ये दी थी हक्सले ने, ठीक है। ये हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। इसके बाद हम न्यूक्लियस को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, मैंने सिर्फ अभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके बाहर का ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो, वो डबल लेयर्ड है, ऐसे, ठीक है। सिंगल लेयर नहीं है न्यूक्लियोप्लाज्म की, ये डबल लेयर्ड है। और इसके बीच में ऐसे पोर्स बने होते हैं, बीच में ऐसे ऐसे पूरी एक साथ नहीं मिली हुई, बीच में इसके पोर्स होते हैं। और यहाँ से ये ऐसे, सॉरी, यहाँ से ये ऐसे जुड़ी हुई होती है, ऐसे, ठीक है। ये हमारी हो गई न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। जो बीच की ये जगह बच गई, ये है हमारी जो स्पेस है। इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी प्रोटीन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ताकि हेल्प हो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए बीच में पोर्स बने होते हैं और इनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अब हम इसके बीच का पढ़ेंगे कि इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, और जो क्रोमेटिन है वो बहुत थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे होता है, ठीक है। ये है क्रोमेटिन, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रोमेटिन क्या होता है। बाहर लिख रही हूं मैं जो भी रिलेटेड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। और क्रोमेटिन टर्म है जो ये दी थी फ्लेमिंग ने,
ठीक है। जब कई जगह क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर जो एक क्रोमेटिन है ऐसे डेंस फॉर्म बना लेता है, ऐसे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और इस डेंस क्रोमेटिन की डेंस और कंडेंस्ड फॉर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं जब क्रोमेटिन ऐसे कई जगह पे डेंस फॉर्म बना ले, और जितना ज्यादा कोई भी सेल न्यूक्लियोलस बनाएगा उतना ज्यादा वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। जो ये न्यूक्लियोलस है यहाँ से ही आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस से होती है। अब न्यूक्लियोलस से रिलेटेड एक और टर्म है, दैट इज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है न्यूक्लियोलस में और न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन की डेंस फॉर्म है जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोसोम जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होता है तब न्यूक्लियोसोम बनाता है। कौन से प्रोटीन से? हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो जब बहुत ज्यादा क्रोमेटिन है कंडेंस हो जाता है, मतलब सिंथेसाइज हो के ये ऐसे फॉर्म बना लेता है क्रोमोसोम। जब बहुत ज्यादा क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम हमने सबसे अच्छे से जो इसका स्ट्रक्चर है वो मेटाफेज के अंदर दिखता है सेल डिवीजन के टाइम। मेटाफेज के अंदर हम क्रोमोसोम देखते हैं। अब एक और चीज की जो न्यूक्लियस है ये किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, ये हमने न्यूक्लियस का सारा अंदर का पढ़ लिया कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन जिसको बोलते हैं, ये फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। फिर जब क्रोमेटिन एक अच्छी शेप बना लेता है कंडेंस हो के, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और क्रोमोसोम हमें मेटाफेज सेल डिवीजन के मेटाफेज में बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम है जब क्रोमेटिन कहीं कहीं ऐसे कंडेंस्ड हो जाता है, डेंस फॉर्म बना लेता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस से ही आरएनए की सिंथेसिस होती है। और बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी ऐसे कंप्लीट नहीं होती, इसके बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज अंदर बाहर लाने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये है जो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के स्ट्रेचेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के स्ट्रेचेस। क्रोमोसोम है जो डिस्कवर किया था स्ट्रेसबर्गर ने, और क्रोमोसोम टर्म है जो ये दी थी वाल्डेयर ने। ठीक है, इनकी ईयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब दी थी, और बस हमें याद रखना है कि जो क्रोमोसोम है ये डिस्कवर किया स्ट्रेसबर्गर ने और टर्म दी वाल्डेयर ने। इसके बाद ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। एक चीज और रह गई कि जो हमारा न्यूक्लियोलस था, क्या बताया था मैंने अभी? न्यूक्लियोलस
जहां से आरआरएनए की सिंथेसिस हो रही है। जितना ज्यादा किसी सेल के अंदर न्यूक्लियोलस है उतना ज्यादा वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और ये न्यूक्लियोलस है, ये फोंटाने ने दिया था, डिस्कवर किया था फोंटाना ने। इस पे स्टार लगा लो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया न्यूक्लियस क्रोमोसोम के बारे में। अब जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर 3 टाइप के आरआरएनए सिंथेसिस होती है। उसके अंदर आर सबसे पहले है आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। जो ये तीनों पॉलीमरेज है ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जो आरआरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये एक सिंथेसिस करता है आरआरएनए की, राइबोसोमल आरआरएनए, और लोकेटेड होता है न्यूक्लियोलस में। ये है जो ये एचएनआरएनए की सिंथेसिस करता है और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये एसआरएनए और टीआरएनए की सिंथेसिस करता है। ये भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड है जो सबसे पहले देखा था एफ मिस्चर ने। फर्स्ट टाइम देखा ये किसने? एफ मिस्चर ने। एक पस सेल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले एफ मिस्चर ने पस सेल के अंदर देखा और उसको नाम दिया न्यूक्लिन का। उसके बाद इसका नामकरण किसने किया? न्यूक्लिक एसिड है जो इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। बस सेल के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस देखा एफ मिक्सचर ने तो उसने उसको नाम दे दिया न्यूक्लिन। ये एसिडिक सब्सटेंस था। फिर इसके बाद अल्टमान ने इसको नाम दिया कि इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अल्टमान term these न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ए कौशल। क्या नाम था? तीसरे नंबर के साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। सबसे पहले एफ मिस्चर जिसने देखा पस सेल के अंदर, उसके बाद अल्टमान टर्म दी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तीसरे नंबर वाले आए ए कौशल। इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड है उसका हाइड्रोलिसिस करवाया।
मतलब वाटर से रिएक्शन करवाई और उन्होंने क्या देखा, हाइड्रोजन से H2O से वाटर से हाइड्रोलिसिस के बाद जो न्यूक्लिक एसिड है वो 4 नाइट्रोजीनियस बेस प्रोवाइड करता है। न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से हमें 4 नाइट्रोजीनियस बेस मिले। नाइट्रोजीनियस बेस क्या थे वो? एडेनिन, थायामीन, ग्लाइसिन एंड साइटोसिन। हमें ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस मिले हाइड्रोलिसिस के बाद। फिर चौथे नंबर पे एक और साइंटिस्ट आए, चौथे नंबर पे इनका नाम था P.A. लीवन। P.A. लीवन ने 2 चीजें बताई कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप का होता है, DNA और RNA। और जो DNA है इसके अंदर इसके अंदर पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। मतलब कि DNA में जो पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है, वो P.A. लीवन ने देखी थी। पेंटोज मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, पेंटोज शुगर। अब हम DNA के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। DNA जो DNA है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो पता ही है, नहीं लिख रही मैं। इसके बाद जो DNA है ये पॉलीमर है, इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। DNA न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की DNA के अंदर। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? हम इसको याद रख सकते हैं टी से। टी का मतलब तीन, टी से हम 3 याद कर सकते हैं। मतलब इसमें 3 चीजें होती है। पहली शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजीनियस बेस। शुगर 5 कार्बन का, फॉस्फेट H3PO4, नाइट्रोजीनियस बेस 4 प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन DNA में। RNA के अंदर जो साइटोसिन है उसकी जगह पे वो प्रेजेंट होता है यूरासिल। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड 3 से, अब एक और टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे याद रखेंगे? टाइड 3 से याद रखेंगे, मतलब जिसके अंदर तीनों चीजें प्रेजेंट है, शुगर भी, फॉस्फेट भी, नाइट्रोजीनियस बेस भी। साइड के अंदर 2 ही चीजें प्रेजेंट है, शुगर प्लस बेस, ये नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ये हमने इतना पढ़ लिया। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं पेंटोज शुगर, जो राइबोज शुगर होती है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। 5 कार्बन की हमने शुगर बनानी है, ऑक्सीजन 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, ये हमारी 1 कार्बन इधर होता है, CH2OH, यहाँ से भी एक H लगा होता है, HOH, 1 2 3 H एंड OH। ये हमारी राइबोज शुगर।
ठीक है। और जब डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं हम, मतलब एक डीऑक्सीराइबो मतलब एक ऑक्सीजन की कमी है, तो जो ये काउंटिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 कार्बन, जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है इसमें से ये ऑक्सीजन हट जाता है डीऑक्सीराइबोज के अंदर। डीऑक्सीराइबोज में एक जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उससे एक ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक है, अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का। तो पहले शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन कार्बन क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं तो इस पे OH नहीं लगाएंगे सेकंड नंबर वाले कार्बन पे। यहाँ पे CH2OH, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 4, एक इधर। ठीक है, ये हमारा राइबोस हो गया। अब क्या होता है, काउंटिंग यहाँ से 1 फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इसका फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन है यहाँ से फॉस्फेट अटैच्ड होता है, और जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है यहाँ से बेस। और बेस कैसे जुड़ते हैं, एडेनिन जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। ठीक है, यहाँ से अब ये थर्ड कार्बन है, इधर भी फॉस्फेट जुड़ता है थर्ड कार्बन से भी। ठीक है, पांचवें कार्बन से फॉस्फेट, तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है और पहले कार्बन से बेस जुड़ता है। अब ये थोड़ा एक छोटा बनाती हूँ मैं, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ और इसको मिटा देती हूँ। ये हमारा थर्ड कार्बन है, वो हमारा फिफ्थ कार्बन है। जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड इधर है, ठीक है, यहाँ से बेस, यहाँ से एक फॉस्फेट यहाँ भी जुड़ेगा, पांचवा कार्बन है। ये दूसरा है कि बाइंडिंग कैसे होती है। फिफ्थ कार्बन ये, जब फिफ्थ फॉस्फेट यहाँ पे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट। जब फिफ्थ कार्बन वाला फॉस्फेट थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्साइल से बॉन्ड बनाता है, कौन सा, जब फिफ्थ फॉस्फेट पांचवें नंबर वाला फॉस्फेट जो फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा है वो थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्साइल के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में हमें ऐसे कंफ्यूज कर दिया जाता है, हमें दे दिया जाता है कि जो थर्ड फॉस्फेट है वो फिफ्थ हाइड्रोक्साइल के साथ बाइंड करता है। बाइंड विद फिफ्थ OH, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमेशा पांचवा फॉस्फेट होगा, फिफ्थ फॉस्फेट, और थर्ड हाइड्रोक्साइल।
जब बॉन्ड बनाएंगे उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं। तो डबल हेलिक्स मॉडल है जो ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं बीच में, जैसे ए आ गया टी के साथ, ऐसे बाइंडिंग होती है ना, ग्वानिन आ गया साइटोसिन के साथ। ठीक है, और जो इसका डायामीटर है, ये जो डायामीटर है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये एंटी पैरेलल चलता है। अगर ये वाला स्ट्रैंड 3' से शुरू हो रहा है तो ये वाला 5 से शुरू होगा। अगर ये 3rd पे जाके खत्म हो रहा है तो ये 5th पे खत्म होगा और ये 3rd पे खत्म होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में बेस की पेयरिंग है, बेस जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो अगर मान लिया कि पहले जैसे एक ये कार्बन था हमारा, शुगर था जिससे हमारे जुड़े हुए थे एक दूसरे से, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बेस है, फर्स्ट कार्बन पे बेस जुड़ता है। तो अगर मैं यही सेम स्ट्रक्चर अगर मैं 3' से शुरू करूं, यही सेम इधर बना दूं, कार्बन 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 और कार्बन ऐसे, तो बट यहाँ तो फॉस्फेट जुड़ेगा, हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन और यहाँ पे 5th कार्बन। यहाँ तो क्या होएगा, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ेगा तो कोई बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी। हाइड्रोजन बेस है जो नाइट्रोजनियस बेस है, दूसरे नाइट्रोजनियस बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बना पाएगा। इसीलिए इसका ये रीजन है कि ये एंटी पैरेलल चलता है। अगर हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड 3' से शुरू हो रहा है, अगर हमारा ये 3' से शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट वाला जो ये अपोजिट है ये 5' से शुरू करेगा। कैसे होगा फिर ये थोड़ा मोटा मोटा बता रही हूँ बस मैं। ठीक है, यहाँ से सॉरी थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, थोड़ा यहाँ से बेस, ये कार्बन कौन से कार्बन से जुड़ा होता है, फर्स्ट से। ठीक है, इसके बाद हमारा जाता है दूसरा कार्बन ऐसे बनता है। इधर से फर्स्ट कार्बन से जुड़ा दूसरे कार्बन तक आया, मतलब हमने इसका अपोजिट कर देना है ताकि ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो सके। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो ये एक हेलिक्स है, जब 10 पेयर एक हेलिक्स मॉडल है, जैसे एक हेलिक्स ये सेकंड ऐसे रोटेट हो रहा है, 1 हेलिक्स तब बनेगा, मतलब कि एक हेलिक्स 10 बेस पेयर से, 10 बेस पेयर एक हेलिक्स को बनाएंगे मिलके। और जो बेस पेयर के 2 बेस पेयर, जैसे एक ये बेस पेयर है एक ये बेस पेयर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जब 10 मिलके बनाते हैं एक हेलिक्स को, तो एक हेलिक्स का जो डिस्टेंस हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, वो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। और इनके बीच 2 स्ट्रैंड के बीच का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो ये डबल हेलिक्स मॉडल है ये दिया था वैटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का वो किसने दिया, वैटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है इससे रिलेटेड कि डार्क लेडी कौन थी डीएनए की, डार्क लेडी ऑफ डीएनए। ठीक है, जो रोजेलिन
रोज़लिन थी, इनको डार्क लेडी ऑफ डीएनए भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम, एक मिनट, रोज़लिन फ्रैंकलिन था। जो रोज़लिन फ्रैंकलिन थी, इनको डार्क लेडी ऑफ डीएनए भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने वैटसन और क्रिक से पहले भी पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे होता है, डबल हेलिक्स होता है। बट जो टर्म्स है बाद में वैटसन और क्रिक का नाम ही हम देखते हैं, तो इसी इनका नाम कहीं आया नहीं, इसलिए इनको डार्क लेडी ऑफ डीएनए भी बोला जाता है, फ्रेजलिन फ्रैंकली। ठीक है, ये हमारा पूरा ऑलमोस्ट डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे।